नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम अगले महीने से जो आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम लोग जीके के एक और प्रैक्टिस सेट को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक सुचालक में से 2 एम्पीयर के विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर हैं। तो आपको बताना है कि सुचालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आपसे ग्रुप डी में पूछा जाता है और इसके लिए हम लोग ओम लॉ का यूज करेंगे। V = IR, B और I हमको दिया गया है, R हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम लोग 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से और आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2 ओम। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है और ज़्यादा सिंपल कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग अपनी ध्वनि तरंगों की बात करते हैं तो उसकी जो सबसे तेज यात्रा है वो आपके सॉलिड में होती है, यानी कि ठोस में होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लाइट की, तो लाइट की जो सबसे तेज यात्रा है वो आपके निर्वात में होती है, यानी कि वैक्यूम में। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में G20 सम्मेलन का जो आयोजन है वो किस देश की अध्यक्षता में किया गया। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, पिछले साल जो G20 का सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता इटली देश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इटली के द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर अगर आपसे 2020 का पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा 2020 में इसको होस्ट किया था सऊदी अरब ने। इस साल यानी कि 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडोनेशिया इसको होस्ट कर रहा है और 2023 में हमारा देश भारत इस समिट को होस्ट करेगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु जो हैं वो किससे प्राप्त होते हैं। अब ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। देखिए, आपको ये पता होगा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो अगर वो पुरुष है तो XY गुणसूत्र उसमें आपको मिलेंगे, अगर वो आपकी फीमेल है तो उसमें आपको मिलेंगे XX। जाहिर सी बात है कि माता के पास में XX होता है और पिता के पास में होता है XY। अगर यहाँ पर जन्म लेने वाला बच्चा आपका पुरुष है तो इसका मतलब है कि उसमें XY होंगे और जाहिर सी बात है अगर इसमें XY है तो Y वाला तो हमेशा आएगा फादर की तरफ से ही, जबकि जो X वाला है वो आपकी मदर की तरफ से आएगा। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि अगर बच्चा मेल है तो यहाँ पर जो X शुक्राणु हैं वो किससे प्राप्त होंगे। तो जाहिर सी बात है ये मिलेंगे माता की तरफ से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो हमारा मुकाबला है वो जर्मनी के साथ हुआ था और इस मुकाबले में हमने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया था। तो 1980 के ओलंपिक के बाद में भारत ने पहली बार हॉकी में कोई मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको पता होना चाहिए कि डाल्टन महोदय के द्वारा सबसे पहले हमारे परमाणु के मॉडल को दिया गया था और इन्होंने अपने इस मॉडल में ये बताया था कि जो हमारे एटम होते हैं वो आपके किसी भी पदार्थ के अविभाज्य कण हैं, यानी कि ये सबसे सूक्ष्म कण होते हैं किसी भी पदार्थ के, और यही इनके थ्योरी की मूल थी। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं ये आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, वहीं पर अगर हम लोग प्रकाश तरंगों की बात करते हैं तो ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये आपके वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। कहाँ पर?
निर्वात में ये आपकी यात्रा नहीं करती हैं, जबकि इसके अपोजिट अगर हम लोग प्रकाश तरंगों की बात करते हैं तो इनकी जो स्पीड है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न ये आपका PYQ है कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके दक्षिण भारत की एक पार्टी है और ये हमारी लेफ्ट विंग की पार्टी है, यानी कि वामपंथी विचारधारा के ऊपर ये पार्टी काम करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का जो विचार है वो किस देश से प्रेरित था। तो स्वाधीनता और बंधुता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिया हुआ है। इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, विखंडन का मतलब यहाँ पर वो आपके न्यूक्लियर फिजन की बात नहीं हो रही है। विखंडन का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विखंडन है वो आपके 2 प्रकार का होता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब 2 प्रकार के विखंडन कौन से होते हैं, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो एक तो हमारा होता है बाइनरी फिजन जिसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं, और एक हमारा होता है बहुविखंडन जिसे हम लोग मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। तो जो आपका बाइनरी फिजन है ये आपको अमीबा और पैरामीशियम इसके साथ साथ लैस्मीनिया में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम लोग बहुविखंडन की बात करें तो ये आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि कारण संबंधों के विश्लेषण में पद्धतिगत योगदान के लिए 2021 में जो नोबेल पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो वैसे जो इकोनॉमिक्स का पिछले साल नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो आपके 2 लोगों को मिला था। एक तो हमारे गुइडो इम्बेंस हैं, दूसरे हैं जोशुआ एनग्रिस्ट। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो टोटल 3 लोगों को मिला था, जिनमें जो हमारे जोशुआ डी एनग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस हैं इनको आपके कैजुअल रिलेशनशिप के ऊपर जो इनकी एनालिसिस थी उसके लिए मिला था। वहीं पर अगर हम लोग डेविड कार्ड की बात करते हैं तो इनको लेबर इकोनॉमिक्स में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश डैश कहा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसा हमारा कोई कार्बनिक कंपाउंड जिसमें हमारा जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से बाकी चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो एल्केन जो हमारा होता है इसमें आपका जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि अगर हम लोग एल्केन की बात करें तो डबल बॉन्ड होता है। वहीं पर अगर हम एल्काइन की बात करें तो यहाँ पर होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो जो आपके किए गए कार्य की गति है ये बराबर होती है शक्ति के। आपने पढ़ा होगा P = होता है W/T, यानी कि जो पावर है वो आपके किए गए कार्य के दर को मापती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शतरंज में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का जो रिकॉर्ड है वो किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो ये जो रिकॉर्ड है वो पिछले साल भारतीय मूल के एक अमेरिकी बच्चे जिनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, तो इन्होंने पिछले साल ये रिकॉर्ड बनाया था और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था सर्जे कर्जेकिन का। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन हैं तो उनका नाम है डी गुकेश। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है। तो आपने बहुत ही सिंपल चीज़ पढ़ी होगी केमिस्ट्री में कि जैसे अगर कार्बन 1 है तो इसे हम लोग कहते हैं मेथ, अगर कार्बन आपके 2 हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एथ, अगर आपके कार्बन 3 हैं तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोप, और अगर कार्बन की संख्या 4 है तो इसे हम लोग कहते हैं ब्यूट। तो आइसोब्यूटेन की बात हो रही है तो बस आपको ध्यान रखना है कि C4H10 हो जाएगा। ब्यूटेन है, अगर ब्यूटीन होता तो आप लोग बी के साथ जाते, लेकिन ब्यूटेन है यानी कि एल्केन की बात हो रही है तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि जून 2021 में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि हमारे देश की पूर्व में वेट लिफ्टर रही हैं, इनको यहाँ पर दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने आपके ओलंपिक खेलों में कोई मेडल जीता था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका पूरा पुष्प होता है, ये पुष्प हमारे जिस आधार पर टिका होता है, इस आधार को कहा जाता है थैलेमस। हिंदी में आप लोग समझ सकते हैं पुष्पासन, यानी कि जिसके ऊपर हमारा पुष्प टिका हुआ है उसी को पुष्पासन कहेंगे, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है थैलेमस। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड से अगर आपको अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है तो इसके लिए आप लोग किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? देखिए, सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl, वहीं पर अमोनियम क्लोराइड का मतलब होता है NH4Cl। अब इसको अगर आपको अलग करना है, दोनों अगर आपस में मिले हुए हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने से ये होगा कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है ये आपके सीधे बदल जाएगा वेपर में, यानी कि ये भाप बन करके उड़ जाएगा और आपका NaCl हो जाएगा अलग। तो इस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा होता है डोबेराइनर, न्यूलैंड और आपके मेंडलीव का जो वर्गीकरण था। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 1913 में जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है इसको प्रेजेंट किया था मोज़ले साहब ने। तो मोज़ले का ही आपका ऐसा मॉडल था जिसमें जो हमारे एटम हैं वो आपके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किए गए थे। उससे पहले हमारे जितने भी वर्गीकरण हैं वो सारे आपके परमाणु द्रव्यमान पर थे, चाहे वो डोबेराइनर महोदय का हो, न्यूलैंड का हो या फिर आपके मेंडलीव का हो। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है? यानी कि इसमें आपको डार्ट XH2O देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है हमारा खाने वाला सोडा जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, और इसका सिंपल फार्मूला है NaHCO3। बाकी अगर हम लोग तीनों ऑप्शन की बात करें तो इनके पास में जल होता है। जैसे कि अगर हम लोग वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो देख सकते हैं इसमें आपको जल के 10 अणु देखने को मिलेंगे। जिप्सम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जल के 2 अणु देखने को मिलेंगे। ब्लू बेट्रियल की बात करें तो इसमें आपको जल के 5 अणु देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कलौकुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो वर्तमान में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी हैं। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में ये CM हैं और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। ध्यान रखिएगा, भारत की जो पार्टियां हैं और उसके नेता से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारे KC राव साहब हैं ये तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अश्विनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अश्विनी पोनप्पा की अगर हम बात करें तो ये हमारे देश की एक फेमस बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब कुछ अन्य बैडमिंटन खिलाड़ियों के बारे में आइए जान लेते हैं, जैसे कि हमारी साइना नेहवाल हैं, PV सिंधु हैं, श्रीकांत किदाम्बी हैं, पारुपल्ली कश्यप हैं, पुलेला गोपीचंद साहब हैं, उसके अलावा साई प्रणीत हैं, चिराग शेट्टी हैं, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हैं। तो ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल का जो मान है जिसे आप लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं ये किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं तो ये बराबर होता है W/Q के। किसके? W/Q के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जहाँ पर जो हमारा W है ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है,
वहीं पर अगर हम लोग Q की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उत्तल लेंस से बनाई गई जो उसकी छवि है उसकी स्थिति क्या होगी। देखिए आपके पास में है उत्तल लेंस और आपने जो वस्तु है उसको यहाँ कहीं अनंत पर रखा हुआ है। तो जब ये आपकी किरणें आपकी आएंगी लेंस के ऊपर तो इसको ये सीधे फोकस कर देगी F2 के ऊपर। कहाँ पर? F2 पर ये सीधे फोकस होंगी, यानी कि जो हमारी इमेज है वो आपके फोकस या फिर नाभि के ऊपर बनाई जाएगी। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वैसे 1 या 2 दिन में मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो करवा दूंगा जिसमें आप लोग अच्छे से ये समझ पाएंगे कि लेंस और मिरर के जरिए जो आपकी इमेज है उसका निर्माण कैसे होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लास या फिर शीशे को काटने और चट्टानों के ड्रिलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में कार्बन के कौन से अपरूप का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कार्बन का जो यहाँ पर मीन वाला अपरूप है जिसे आप लोग हीरा कहते हैं, इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है क्योंकि ये आपका सबसे कठोरतम पदार्थों में से एक है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में भारत में जो पहली हवाई टैक्सी सेवा है इनमें से किस शहर में शुरू किया गया। हवाई टैक्सी सेवा की अगर हम बात करते हैं तो ये शुरू किया गया था आपके हरियाणा से चंडीगढ़ में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तत्व के पास में अपनी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी से आप मान लीजिए कि जो हमारा के है ये आपका हो जाएगा Cl, ठीक है। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और फिर कहा जा रहा है कि एक आपके पास में एलिमेंट है जो कि M है और इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग सिंपली मान लेते हैं कार्बन। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब कहा क्या जा रहा है कि अगर ये दोनों तत्व आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में जो हमारा बॉन्ड होगा वो किस प्रकार का होगा और यहाँ पे कौन सा यौगिक हमारा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कार्बन के आखिरी कोष में है 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो उसके लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी। वहीं पर अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के पास में है 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी कोष में, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो सिंपली ये करेंगे क्या कि अगर हमको 4 क्लोरीन मिल जाए तो 4 क्लोरीन में हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर जो कार्बन के एक हमारे परमाणु हैं इनमें से ये आपके क्लोरीन के 4 परमाणुओं के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। तो इससे दोनों का ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। तो जो हमारा बॉन्ड है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा और फॉर्मूला हो जाएगा Mk4। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपका बॉन्ड बनेगा। ये देखिए कार्बन के पास में 4 हैं, इनके पास में 7 हैं, ये आपस में शेयर करेंगे तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट यहाँ पर पूरा हो गया। अगला प्रश्न है कि नरम वस्तुएं अधिक मात्रा में डैश डैश को सोखती हैं। तो ध्यान रखिएगा जो आपकी नरम वस्तुएं होती हैं वो हमारे साउंड एनर्जी को सोखती हैं। अगर आप लोग मूवी देखने के लिए हॉल वगैरह में गए होंगे तो आपने अगर कभी हॉल की दीवारों के ऊपर गौर किया होगा तो वहाँ पर आपको नरम दीवार देखने को मिलती है, यानी कि दीवार पर कुछ इस प्रकार की चीज़ लगाई जाती है जो कि आपकी नरम है और वो जो आपकी दीवार होती है वो इस प्रकार की ध्वनि ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है जिससे आपको हॉल में इको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो पिछले साल जो अमेरिकन ओपन है इसके पुरुष एकल का खिताब जीता था डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता था? डेनियल मेदवेदेव ने पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता था। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो महिला एकल वाला खिताब है उसको जीता था ब्रिटेन की इमा रादुकानु ने। तो ये नाम काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया है। इमा रादुकानु जो कि बीबीसी के द्वारा पिछले साल पर्सन ऑफ द ईयर भी रही थी, वो आपकी महिला एकल की विजेता रही थी।
अगला प्रश्न है कि यदि किसी मशीन को तेल लगाकर चिकना बनाया जाता है तो इससे क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इससे उस मशीन की यांत्रिक श्रेष्ठता नहीं बढ़ती है। वहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग मशीन में तेल वगैरह या ग्रीस वगैरह लगा देते हैं तो इसकी जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है, यानी कि मैकेनिकल इफ़िशियंसी इस मशीन की बढ़ती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा देगी। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास में है जो कि कॉपर से स्ट्रॉन्ग है, वही कॉपर को यहाँ से हटा पाएगा और ये काम करेगा लेड। कौन करेगा? लेड ये काम करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देखिए, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी टेबल थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको यहाँ से भी कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपकी रिएक्टिविटी टेबल है, जिसमें ऊपर आपके सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रखे गए हैं, नीचे आपके सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट हैं। तो मान लीजिए कोई हमारा कॉपर का कंपाउंड है, तो जितने भी एलिमेंट आपके यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे एलिमेंट उस पार्टिकुलर कंपाउंड से कॉपर को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि इसको हटा करके खुद जुड़ जाएंगे। लेकिन जो भी एलिमेंट इसमें नीचे हैं वो आपके कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। यही बात आपके आयरन पर लागू होती है कि जितने इसके ऊपर हैं वो सारे रिप्लेस कर देंगे आयरन के किसी भी कंपाउंड में से आयरन को, बाकी जो नीचे वाले हैं वो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता है तो इससे होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पर एक साबुन का बुलबुला है और इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पूरे सरफेस पर फैल जाएगा और इससे होगा क्या कि सेम चार्ज होने से इनके बीच में रिपल्सन होगा। और जाहिर सी बात है, अगर इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है तो ये आपके एक्सपांड करेंगे, यानी कि ये जो बुलबुला है उसका साइज बड़ा होगा, और अगर इसका साइज बड़ा होगा तो इसकी जो त्रिज्या है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी। ये प्रश्न भी आपके ग्रुप डी में ही पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, नाम इनका है शांता रंगास्वामी। क्या नाम है? शांता रंगास्वामी इनका नाम है, और ये आपके भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान रही थी। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं 1976 से लेकर के 1991 तक इन्होंने भारत के लिए 16 मैचों में खेला था, और ये आपकी 1976-77 में कप्तान भी रही थी। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हुइत सॉन्ग डैश डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। अब इस प्रश्न को भी आप लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि नालंदा, पाटलिपुत्र या बोधगया में वो रहा होगा, लेकिन जो ये ह्यूत सांग है इसने 3 सालों तक निवास किया था पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति में इसने निवास किया था। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश मटर के पौधे में अप्रभावी लक्षण थे, यानी कि इसमें रिसेसिव ट्रेट था, और ये आपके होंगे झुर्रीदार पॉड। कौन से? जो हमारे झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे थे, इसमें कुछ अप्रभावी लक्षण थे जिसको मेंडल महोदय ने ऑब्जर्व किया था। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि मेंडल महोदय ने जो आपके मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कई सारे प्रकार के बीज थे, जैसे कि प्लांट हाइट वाले, उसके बाद में फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, सीड का कलर कैसा है, सीड का शेप कैसा है, फ्लावर कलर कैसा है। तो ये सारे आपके ट्रेट थे जिनके ऊपर मेंडल ने आपका परीक्षण किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शून्य त्वरण का मतलब क्या है। देखिए, अगर किसी भी गाड़ी में एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो है तो इसे आप लोग अपनी बाइक वगैरह से कंपेयर कर सकते हैं। जब आप लोग एक्सेलरेटर को नहीं बढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपकी गाड़ी है वह एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है। जब आप एक्सेलरेटर को कम या ज़्यादा करते हैं तो आपके गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ती है या फिर घटती है।
तो अगर एक्सेलरेटर को आपने बिल्कुल बढ़ाया नहीं है, यानी कि उसको एक नियत पे रोके हुए हैं, तो उस स्थिति में जो आपकी गाड़ी का वेग है वो बिल्कुल स्थिर रहे, वस्तु का जो वेग है वो आपका स्थिर रहेगा, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा नहीं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं, गोविंद राजुलू चिंतला इनका नाम है, जो कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो रेखा एम मेनन है ये पिछले साल नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं पर अगर हम लोग एस रमन साहब की बात करते हैं तो शिवा एस रमन इनका पूरा नाम है, ये आपके सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और सुभाष चंद्र खूटिया की बात करते हैं तो ये हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष थे। हालांकि इस पद पर अभी इसी साल देवाशीष पांडा अपॉइंट हुए हैं। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, ग्रुप डी में आपको ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो पार्टिकुलर अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है। तो थोड़ा इसके ऊपर आप लोग फोकस करिए कि अवार्ड पढ़िएगा। अगर हम लोग मूर्ति देवी अवार्ड की बात करते हैं तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि लिटरेचर के फील्ड में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का जो नेतृत्व है वो एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तो ये आपके आंध्र प्रदेश के एक लीडर हैं और इनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम भी रहे हैं और इनकी पार्टी का नाम तेलुगु देशम पार्टी है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में जो रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ था इसका खिताब किस टीम ने जीता था? तो 2019-20 वाला जो है इसको सौराष्ट्र ने जीता था, आपको ध्यान रखना है। 2020-21 वाला जो है वो कोविड के कारण टल गया था और अभी हमारा 2021-22 वाला संपन्न हुआ है, जिसको पहली बार जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने। आपको ध्यान रखना है कि मुंबई की जो टीम है वह सबसे ज़्यादा 41 बार रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की विजेता रही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो के सुब्रमण्यम साहब पिछले साल तक हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, जिन्होंने आपके अक्टूबर या फिर सितंबर के आसपास इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इस साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वरम हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किए गए हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस देश की नोगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक के रूप में चुना गया? जरूर ध्यान रखिएगा, कम से कम 8 से 9 एग्जाम में ये प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है और ये आपके नाइजीरिया देश की हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये है नोगोजी ओकोंजो इवेला। वहीं पर WTO की बात करते हैं तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना गैट के स्थान पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता बना, यानी कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है? तो ये आपका भारत प्राप्त करता है। भारत दुनिया में शीर्ष रेमिटेंस प्राप्त करता है, यानी कि भारत के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा कमा करके अपने देश में पैसा भेजते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश की जो SI इकाई है वो आपकी न्यूटन है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग वेट की बात करते हैं तो ये होता है mg, जहाँ पर m द्रव्यमान है और g आपका है त्वरण। वहीं पर अगर हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो ये बराबर होता है ma के, जहाँ पर m द्रव्यमान है और a आपका है एक्सेलरेशन। तो दोनों की जो इकाई है वो हमारी न्यूटन हो जाएगी और इस हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, ये भी आपके ग्रुप डी में ही पूछा गया था और इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोग गलत करते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि हीमोफीलिया है क्या? तो ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया हमारी एक बीमारी है, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन विटामिन के की कमी के कारण ये नहीं होता है।
ध्यान रखिएगा, यह हमारा एक ऐसा रोग है जो कि हमारे शरीर में जो खून का थक्का जमाने वाले कारक होते हैं, मतलब खून का थक्का जमाने वाले जो जीन होते हैं, उन जीन की अनुपस्थिति में ये होता है। ऐसा नहीं है कि विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो जो हमारे जीन जिम्मेदार होते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए, उसके उपस्थित ना होने से हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने चौथे मॉक टेस्ट में टोटल आपके 46 प्रश्नों को डिस्कस किया है। आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी की परीक्षा में जो हमारे टॉपिक वाइज जीके या फिर जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनको भी हम लोग डिस्कस करें, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।